हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए खाने शुरू करते हैं। खाने अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। लेकिन दादाजी, मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं चाहिए। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैंने ये सब चीज़ों कभी नहीं सही। रविंद्रनाथ महक के बात पर उसे शांत करवाते हुए बोले, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हर परिवार की बड़ी बहू को आने वाली मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और बड़े परिवार की बहू को इन सब चीज़ों को संभालने की क्षमता मिल जाती है। बाकी तुम्हारा साथ देने के लिए ये है ना। इतना कहते हुए उन्होंने मृत्युंजय की तरफ इशारा किया, जो कि खाने की प्लेट लिए कमरे में आ रहा था। मृत्युंजय कमरे में आते ही रविंद्रनाथ की तरफ देखते हुए बोला, आप यहाँ कब आए? मैंने तो आपको देखा, आप दादी माँ के साथ कमरे में जा रहे थे। मेरे कमरे में कैसे घुसे चले हैं? रविंद्रनाथ अकड़ कर बोले, मैं अपनी पोता बहू से मिलने आया था। तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? मृत्युंजय खाने की प्लेट कॉफी टेबल पर रखते हुए बोला, अगर आपको अपनी पोता बहू की इतनी ही फिक्र है तो खाना लेकर आना चाहिए था ना। रविंद्रनाथ मृत्युंजय को देखते हुए बोले, मैं तो अपनी पोती से इस बारे में बात कर रहा था जिस बारे में मैंने तुमसे गार्डन में बात की। मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपसे उनसे बात कर लूँगा, तो फिर आप सच कह रहे थे। दामिनी शहर में रह कर तुम तमीज़ भूल चुके हो। महक कभी मृत्युंजय को देख रही थी तो कभी रविंद्रनाथ को। महक को एक नज़र देखने के बाद रविंद्रनाथ से बोला, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। मेरी बीवी को खाना खिलाना है मुझे, क्योंकि आपके परिवार के चक्कर में उसने अपना हाथ जला लिया, जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। ठीक है भाई, ठीक है, जा रहा हूँ। आपको आपकी पत्नी के साथ अकेला छोड़कर जा रहा हूँ, कहकर वो वहाँ से चले गए। महक छोटा सा मुंह बनाकर बोली, आपको इस तरीके से दादाजी से बात नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें बुरा लगा होगा। मृत्युंजय महक को ब्राइडल स्टाइल में अपनी बाहों में उठा काउच की तरफ ले जाते हुए बोला, ओह रियली, तुमसे कहा था ना मैंने, मेरे अलावा किसी और पर ध्यान मत देना। बट स्ट्रेट टॉक डज नॉट गेट इनटू योर हेड, इसलिए तुम्हें उल्टे तरीके से समझाना होगा। महक मृत्युंजय की बात पर बोली, दादाजी बता रहे हैं खाना पर ध्यान दो। मृत्युंजय ने बात को बीच में काट कर कहा। महक ने फिर भी नहीं खाया तो मृत्युंजय उसे घूरने लगा तो महक ने अपने हाथ को दिखा दी जिसमें पट्टी बंधी हुई थी। मृत्युंजय महक को खाना खिलाते हुए बोला, ओके मिस अवस्थी, मैं तुमसे इस खातिरदारी का पूरा खर्चा वसूल करूँगा, तुम बस एक बार ठीक हो जाओ। महक के मुंह में खाना भरा हुआ था, इसलिए वो सिर्फ मृत्युंजय की बात पर मुंह बना रही थी। मृत्युंजय महक को खाना खिलाने के बाद नैपकिन से उसके होठों के किनारे साफ करते हुए बोला, मैं डिनर करके आता हूँ, आने के बाद तुम इज्जत के साथ बिस्तर पर मिली, अदरवाइज। महक मृत्युंजय के बात को बीच में काट कर बोली, अदरवाइज आप मेरे साथ वो करेंगे जो मैं सह नहीं पाऊंगी। फाइन। इतना कहकर महक जल्दी बिस्तर पर चली गई। मृत्युंजय ने उसे कुछ देर घूरा और फिर पट उठाकर कमरे से बाहर चला गया। मृत्युंजय के जाने के बाद महक धीरे से बुदबुदाते हुए बोली, बागर बिल्ला हूँ। इधर मृत्युंजय नीचे आया, तभी उसके पास शोभित आई पैड लेकर और आया बोला भाई आईपैड लेकर आया और बोला, भाई आपको कुछ दिखाना था। मृत्युंजय शोभित की बात पर अपना सिर हिला स्टडी की तरफ चला गया। स्टडी रूम में आकर मृत्युंजय कुर्सी पर बैठते गया और शोभित ने उसके आगे आईपैड कर दिया। जैसे जैसे मैं चल रहे वीडियो की तरफ देख रहा था, उसकी आंखें छोटी होती जा रही थी। आखिर में वो आईपैड बंद करते हुए बोला, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए।
इस मामले को मैं अपने हिसाब से हैंडल करूँगा। शोभित मृत्युंजय के चेहरे के एक्सप्रेशन देखते हुए बोला, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? तुम्हें तो इतना तो पता चल गया होगा कि जो कुछ भी चल रहा है उस इंसान के लिए बिल्कुल सही नहीं। मृत्युंजय ने जवाब दिया। मृत्युंजय कमरे में आया तो उसने देखा कि महक अपने हाथ को मुंह बनाए देख रही थी। तुम्हारे इस तरीके से देखने पर तुम्हारे हाथ ठीक नहीं हो जाएंगे। मुसीबत को खुद न्योता देती हो तुम। महक मृत्युंजय की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, आपको तो मुझे नीचा दिखाने से फुर्सत नहीं मिलती। मैंने नहीं कहा था तेल को आकर मेरे हाथ में गिरने के लिए। पता नहीं कैसे गिर गया। मृत्युंजय महक के सामने आकर बोला, तुम्हें पता है मुझे तुमसे लड़ाई करने में क्यों मज़ा आता है? महक कंफ्यूज होकर मृत्युंजय को देखने लगी, जिस पर मृत्युंजय ने उसकी नाक को खींचते हुए कहा, मैं चाहे तुम्हारी कितनी भी इंसल्ट करो, तुम मुझसे फिर भी बात करती हो, वो भी बिना किसी डर के, इसलिए मुझे तुम्हें हर्ट करने में मज़ा आता है। महक अपने दूसरे हाथ से मृत्युंजय को हाथ को हटाते हुए बोली, मेरे नाक को खींचना बंद कीजिए, मुझे सिर्फ नक्खा नहीं बनना। मृत्युंजय लाइट ऑफ करते हुए बोला, चलो सो जाओ, कल बहुत काम है। महक बिस्तर पर लीन होते हुए बोली, कल आप मुझे असम घुमाओगे ना? क्या मैंने तुम्हें मनाली घुमाया? महक अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बोली, नहीं घुमाया। मृत्युंजय महक के सिर को थपथपाते हुए बोला, तो तुम्हें ये क्यों लगता है कि मैं तुम्हें असम घुमाऊंगा? इसलिए सपने देखना बंद करो और सो जाओ। महक मृत्युंजय की बात पर बोली, मुझे नींद नहीं आ रही। मृत्युंजय महक के ऊपर आकर बोला, तुम्हारी नींद को लाने के लिए हम कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। महक अपना एक हाथ मृत्युंजय के सीने पर रखते हुए बोली, मुझे नींद आ रही है, वो भी बहुत तेज। आप भी सो जाइए सर। मृत्युंजय महक के हाथ को अपने सीने से हटाकर बोला, आई लव योर हार्ट बीट्स। इतना कहते हुए मृत्युंजय ने अपना सिर महक के सीने पर रख लिया। महक के हाथ खुद ब खुद मृत्युंजय के बालों पर चले गए और मृत्युंजय ने अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह महक की नींद खुली तो उसने देखा कि मृत्युंजय वहाँ पर नहीं था, इसलिए महक भी जल्दी से बाथरूम चली गई। लेकिन उसके पास एक नई दिक्कत आ गई थी। उसे अपना हाथ गीला नहीं करना था और उसे नहाना भी था। महक मुंह बनाते हुए बाथरूम से बाहर आ गई और जाकर बिस्तर पर बैठ गई। मृत्युंजय कमरे के अंदर आते हुए बोला, तुम देवदास की फीमेल वर्जन बनकर क्यों बैठी हो? क्या तुम्हें अलग से इनविटेशन चाहिए कुल देवी के मंदिर जाने के लिए? महक सिर उठाकर मृत्युंजय की तरफ देखने लगी, फिर अपना हाथ दिखाते हुए बोली, मैं कैसे नहाऊं? मृत्युंजय ने आगे बढ़कर महक को अपनी बाहों में उठा लिया और बाथरूम की तरफ ले आया। कुछ देर बाद महक चुपचाप ड्रेसिंग टेबल पर बैठी हुई थी। उसके बाल गीले थे और उसके गले पर लाल निशान थे, जो कि साफ बता रहे थे कि मृत्युंजय ने महक की खातिरदारी करने के लिए अपना रिवार्ड ले लिया था। मृत्युंजय हेयर ड्रॉपर उठाकर महक के बालों को सुखाते हुए बोला, तुम इतनी चुप क्यों हो? महक अपनी नज़रें उठाकर मृत्युंजय को मिरर में देखते हुए बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सीरियस दिखने वाला इंसान इतना बदमाश और बागर बिल्ला हो सकता है। बागर बिल्ला सुनकर मृत्युंजय के हाथ एकदम से रुक गए। वो मिरर से महक को घूरने लगा। मृत्युंजय महक के बालों को मजबूती से अपनी मुट्ठी में भरते हुए बोला, जंगली बिल्ली, अगर दोबारा तुमने कभी मुझे बागर बिल्ला कहा तो तुम्हें बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा मैं।
महक मृत्युंजय को घूरते हुए बोली, आपने देखो पहले क्या किया है, उसके बाद मैं मेरे मुंह से अपने लिए तारीफ की गुंजाइश कीजिएगा। मृत्युंजय की बात पर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, मेरा तरीका है तुम पर हक जताने का। महक मृत्युंजय की बात पर मुंह बनाने लगी, तभी वहां पर सावित्री नीलिमा के साथ आ गई। नीलिमा ने एक नज़र महक को देखा और फिर अपनी नजरें फेर ली। मृत्युंजय सावित्री की तरफ देखते हुए बोला, दादी कुछ काम था आपको। सावित्री मृत्युंजय के सामने आकर बोली, अब तुम यहाँ से जाओ, बहू रानी को तैयार हम कर लेंगे। बहू देखो हम तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आए हैं। जय मृत्युंजय तुम भी जाकर रेडी हो जाओ बेटा। दादी के कहने पर मृत्युंजय एक नज़र महक को घूर कर वहाँ से चला गया। सावित्री नीलिमा के साथ मिलकर महक को तैयार करने लगी। नीचे सभी लोग मंदिर जाने के लिए तैयार हुए खड़े हुए थे। तभी मृत्युंजय शोभित के पास आते हुए बोला, मंदिर में सिक्योरिटी गार्ड के इंतजाम हो चुके हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। शोभित मृत्युंजय के बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भाई, मैंने सब इंतजाम कर दिए हैं। तभी मृत्युंजय की नज़रें सीढ़ियों की तरफ पड़ी और फिर वहीं थम गए। महक ने गोल्डन एंड रेड की बनारसी साड़ी पहनी हुई थी, उसे कुंदन की ज्वेलरी पहनाई गई थी और बालों का बन बनाया था। उसकी मांग में लाल सिंदूर सज रहा था, गले में रॉयल मंगलसूत्र, हाथों में भरी चूड़ियाँ, बालों में गजरा और उसके पाजेब का सुर मृत्युंजय को मंत्रमुग्ध कर रहा था। ये देख शोभित मृत्युंजय के कान में धीरे से बोला, खूबसूरत है ना। मृत्युंजय एकटक महक को देखते हुए खोए हुए स्वर में बोला, अप्सरा से भी ज़्यादा। कुछ पल बाद मृत्युंजय अपने सेंस में आया और शोभित के सामने ऑकवर्ड फील करने लगा। महक रविंद्रनाथ के पास आई और बोली, दादाजी जब हम मंदिर पहुँचे तब आप मुझे बता सकते हो कि वहाँ पर कौन कौन हो सकता है। सावित्री का भाई शिशुपाल महक की तरफ देखते हुए जहरीली मुस्कान बिखेर कर बोला, उसकी फिक्र आप मत करो बेटा, वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे। दामिनी शिशुपाल का साथ देते हुए महक से बोली, और वहीं पर पता चलेगा कि तुम सारंग परिवार की बहू बनने के लायक हो या फिर नहीं। ये देख मृत्युंजय को गुस्सा आ गया। वो महक के हाथ को पकड़कर बोला, चलो फालतू लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। सावित्री मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, मृत्युंजय वहाँ पर तुम्हारे छोटे दादा भी होंगे। मृत्युंजय सावित्री से बोला, मुझे पता है दादी माँ, और मुझे पता है कि उन्हें कैसे जवाब देना है। जो चीज़ नहीं करता, अब हमें चलना चाहिए। कुल देवी के मंदिर के करीब 100 सीढ़ियों चढ़कर उन लोगों को मंदिर तक पहुंचना था। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वे लोग ऊपर आए। महक ने देखा मंदिर बहुत खूबसूरत था। वहाँ पर बनी नक्काशियाँ किसी के भी दिल को छूने के लिए काफ़ी थी। प्योर सफ़ेद कलर में वो मंदिर चमक रहा था। वहाँ पर खड़ा पुरोहित रविंद्रनाथ के सामने हाथ जोड़कर बोला, आइए सारंग साहब, पूजा की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, अब बस हवन की देरी है। रविंद्रनाथ पुरोहित जी की बात पर बोले, इस बार के पूजा में हम नहीं, हमारा बड़ा पोता मृत्युंजय और उनकी नई वधू बैठेगी। रविंद्रनाथ ने मृत्युंजय की तरफ देखा तो मृत्युंजय ने अपना सिर हिला दिया और महक के हाथ को पकड़कर अंदर की तरफ चला गया। बाकी सब भी गंगाजल छिड़क कर अंदर चले आए। पूजा खत्म होते ही पुरोहित मृत्युंजय और महक की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोले,
आप दोनों की जोड़ी को किसी की नज़र ना लगे। फिर महक के सिर पर हाथ फेर कर बोले, सदा सुहागन रहो। महक ने पुरोहित जी के पैर छुए और सभी लोग बाहर आ गए। सावित्री महक की तरफ देखते हुए बोली, बहू, यहाँ पर जब भी जय और हम पूजा के लिए आते हैं तो गरीबों को अपने हाथों से कपड़े और अनाज भेंट करते हैं। इस बार वो काम तुम्हें और मृत्युंजय को करना है। महक बड़ी बड़ी आंखें कर मृत्युंजय की तरफ देखने लगी। मृत्युंजय उसके देखने का मतलब बहुत अच्छे से समझ रहा था, लेकिन वो उसकी नज़रों को इग्नोर करते हुए बोला, मैं तुम्हें घर चलकर बताऊंगा मैं कैसा हूँ। तभी शोभित ने रविंद्रनाथ के कंधों पर हाथ रखा, उसे सामने की तरफ देखने के लिए कहा। जब मृत्युंजय ने सामने से आ रहे लोगों को देखा तो उसका चेहरा सर्द हो गया। सामने करीब रविंद्रनाथ की उम्र का आदमी खड़ा हुआ था और उसके बगल में एक 55 और एक 50 साल का आदमी था, जिनके बगल में 40 और 45 साल की औरतें जेवर से लदी खड़ी हुई थी। वो आदमी रविंद्रनाथ की तरफ आते हुए बोला, काफ़ी वक्त बाद आपसे मुलाकात हुई बड़े भैया। रविंद्रनाथ अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए बोले, भैरवी, मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर आओगे। भैरवी मृत्युंजय की तरफ देखते हुए रविंद्रनाथ से बोला, सुना है कि आपके बड़े पोते ने शादी कर ली। बस उन लोगों को ही उनकी शादी का आशीर्वाद देने आया था। सावित्री भैरवी की बात पर बोली, देवर जी, अब आप आ ही गए हैं तो मृत्युंजय और उसकी पत्नी को आशीर्वाद दे दीजिए। भैरवी सावित्री की बात पर जहरीली मुस्कान के साथ बोला, जी क्यों नहीं भाभी। इतना कहकर भैरवी रौब के साथ चलते हुए मृत्युंजय के सामने आकर खड़ा हो गया। मृत्युंजय ने रविंद्रनाथ की तरफ देखा तो रविंद्रनाथ ने पलकें झुकाकर उसे शांत रहने के लिए कहा। मृत्युंजय ने अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर चुपचाप भैरवी के पैर छू लिए। महक ने भी भैरवी से आशीर्वाद ले लिया। भैरवी महक के सिर पर हाथ फेरते हुए, भगवान तुम्हें सुख और समृद्धि प्राप्त करवाए। मृत्युंजय सारंग की पत्नी के रूप में महक खड़ी हो गई, मगर मृत्युंजय बहुत बुरी तरीके से भैरवी को घूर रहा था। महक भैरवी के बात पर मुस्कुराते हुए बोली, मुझे अभी पता चला कि आप मेरे छोटे दादाजी हैं। आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। तभी भैरव का पोता आलोक वहां आते हुए बोला, तो ये है तुम्हारी पत्नी मृत्युंजय। शोभित मृत्युंजय उसकी तरफ देखने लगे, लेकिन महक उसे नहीं जानती थी, इसलिए वो चुप ही रहे। वहीं आलोक के बगल में खड़ी उसकी पत्नी माया बहुत बुरी तरीके से महक को घूर रही थी। उसकी आंखों में महक के लिए जलन और नफरत साफ नजर आ रही थी, जिसे महक देख तो पा रही थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मृत्युंजय का मूड बुरी तरीके से उखड़ चुका था। सावित्री उसे देखते हुए बोली, मृत्युंजय, जाकर तुम बाकी का काम पूरा करो। मृत्युंजय सावित्री की बात पर अपना सिर हिलाकर महक को खींचते हुए वहां से ले गया। महक सबको प्रसाद भी बांट रही थी, लेकिन जब उसने एक आदमी की प्रसाद दिया तब उस आदमी ने मैं एकदम से महक के हाथ को छू लिया। महक को बहुत गंदी फीलिंग्स आई तो उसने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया और उस आदमी को गुस्से से देखने लगी। वो आदमी तिरछी मुस्कान के साथ बोला, क्या हो गया, क्या मुझे प्रसाद नहीं देना? महक मृत्युंजय की तरफ देखने लगी, जो बाकी लोगों को अनाज बांट रहा था, इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान न देते हुए उस आदमी को फिर से प्रसाद देने के लिए हाथ आगे कर उसे प्रसाद दे दिया। लेकिन इस बार उस आदमी ने महक के कलाई को मजबूती से पकड़ लिया और बोला,
मृत्युंजय से सारे रिश्ते तोड़ लो और चाहो तो मेरी बाहों में आ जाओ, आ सकती हो। महक उस आदमी के अचानक हाथ पकड़ने से थोड़ी घबरा गई और उसका हाथ झटकते हुए गुस्से में बोली, ओ हेलो, मुझसे बदतमीजी से करने की सोचना भी मत, वरना अभी हाथ तोड़कर हाथ में दे दूंगा तुम्हारा। महक की तेज आवाज़ सुनकर शोभित उसके पास आ गया। क्या हो गया? महक शोभित के सवाल पर उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए बोली, इनका कहना है कि मैं मृत्युंजय को छोड़कर चाहूँ तो इनके बाहों में जा सकती हूँ। शोभित उस आदमी को घूरते हुए बोला, आखिर तुमने बता ही दिया कि ना कि छोटे दादा की परवरिश हो तुम। महक शोभित की बात पर थोड़ी हैरान होते हुए बोली, क्या ये फैमिली मेंबर है? मुझे पता नहीं था। तुम जाकर भाई के साथ अनाज देने में मदद करो, इससे मैं निपट लूँगा। इस पर महक शोभित से बोली, हमें 2 दिन हो गए आए, हम कब वापस जा रहे हैं? वापस मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। तभी वहाँ दामिनी आ गई। क्या बात है बहू रानी, अपने परिवार वाले से मिलकर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? आप गलत समझ रही हैं बुआ जी। मुझे यहाँ अच्छा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ के लोगों का दिल काला है। दामिनी अपनी दांत पीसते हुए बोली, जरा जुबान को लगाम दो। महक दामिनी की बात पर चुप हो गई तो शोभित दामिनी से बोला, और आपको किसने हक दिया महक के इस तरीके से बात करने का? दामिनी व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोली, क्या बात है, पति से ज़्यादा देवर साथ है। शोभित दामिनी को घूरते हुए बोला, सही कहा, साथ देने के लिए रिश्तों की ज़रूरत नहीं पड़ती, और आप जैसे लोग रिश्ते कहाँ समझते हैं। दामिनी शोभित को घूरते हुए बोला, अच्छा आप बच्चे हम लोग को रिश्ते संभालना सिखाएंगे। तभी वहाँ मृत्युंजय और रविंद्रनाथ आ गए। मृत्युंजय दामिनी को इग्नोर कर महक के सामने कुछ पेपर्स करके बोला, इन पेपर पर साइन करो। महक कंफ्यूज होकर बोली, ये कैसे पेपर है? मृत्युंजय बिना किसी भाव के बोला, मैंने कहा कि उन पेपर पर साइन करो, सवाल नहीं। मृत्युंजय को टोन को देखते हुए महक ने बिना सवाल करे उन पेपर्स पर साइन कर मृत्युंजय को वापस कर दिया। मृत्युंजय रविंद्रनाथ के हाथ में पेपर देते हुए बोला, दादाजी, मैंने आपकी पत्नी को उसके सारी जिम्मेदारियों के से मुक्त कर दिया है, और जो ज़मीन मेरे और महक के नाम पर थी मैंने उसे आपके नाम पर ट्रांसफ़र करवा दिया है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।